जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव किया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का ये जो रिज़ल्ट है लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये बात को हमने प्रूव किया इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में। और ये बात हमने वहाँ जोर दे के कही थी कि जिसको ध्यान देना है वो ये है कि मॉड ऑफ ए प्लस जो बी है वो लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। और एक बात है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। दो बातें हैं यहाँ। ये तब ट्रू है जब हमारे थ्री वेक्टर्स कोलिनियर्स नहीं हैं। अगर थ्री वेक्टर्स हमारे कोलिनियर है अगर मेरे दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो फिर ये बात होगी 100%। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो फिर ये बात होगी। अगर वो ट्रायंगल का फॉर्म कर लेते हैं तो ये बात थी। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूव किया था। अब इसके बाद वेक्टर की दुनिया में एक और हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा क्लियर करें, उसके कंसेप्ट को देखें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कहते किसे हैं, तब उसके बाद समझ में आएगी कि इस पोजीशन वेक्टर की भी ज़रूरत क्या है। ये मतलब एक ये भी तरीका है हमारा जो है वेक्टर में लिखने का। इस फार्म में भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। अगर हम एक नई यहाँ टूल्स डिफाइन करें पोजीशन वेक्टर की दुनिया में तो देखते हैं इससे क्या क्या चीज़ें और भी निकल के आती हैं। तो बहरहाल व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ये है कि लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस। कहीं भी आप उसको फिक्स्ड जगह कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे ही मैं कोई फिक्स्ड पॉइंट वो कर ले रहा हूँ, दिस इज़ द फिक्स्ड। तो फिक्स्ड का मतलब क्या होगा कि जितनी सारे मेजरमेंट होंगे मेरे पॉइंट ओ से होंगे तो हम ये कहते हैं कि दिस पॉइंट इज़ फिक्स्ड। यानी जिस प्लेटफार्म पे आप बैटिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं और उसके संदर्भ में अगर मैं कोई चीज़ फिक्स कर दूं, मतलब हम की सारी चीज़ें वहीं से मेजरमेंट करें, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द फिक्स्ड। तो हमारा कोई ये फिक्स्ड पॉइंट है। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ से सारी डिस्टेंसें मेजर की जाएंगी। तो लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस में कहीं भी है। चलिए ब्लैक बोर्ड में हमने ले लिया, यहाँ है फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी। लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड पी बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है। देन द वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये बात है। कहने की मीनिंग हमारी ये हो गई कि अगर ओ कोई हमारा पॉइंट है एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट और पी भी एनी पॉइंट, तो ओ से पी ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर का मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ए। इसी को हम लोग इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर हियर। अच्छा, एक बात यहाँ और हो गई। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ओ ए लिखें तो डेफिनेटली ओ ए इज व्हाट। अगर यही कंसेप्ट हमारा पोजीशन वेक्टर का है, पोजीशंस का मतलब यहाँ पॉइंट से है, और जैसे हम किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखने जा रहे हैं तो एक पॉइंट ओ आप फिक्स कंसीडर कर लीजिए और ओ से ए ये जो वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है मतलब डायरेक्शन एंड विथ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ ओ ए हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्हाट, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट यही है। अगर बी कोई पॉइंट है तो ओ भी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी का। अगर कोई पॉइंट एल है तो पोजीशन वेक्टर एल क्या क्या लिखेंगे, ओ एल लिखेंगे, जहाँ ओ क्या होगा, ओ बी यानी फिक्स्ड पॉइंट, ओ फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो ओ ए क्या हो गया, ओ ए इज व्हाट इज द, ये हो गया हमारा बाई डिफिनीशन क्या कहेंगे भाई, ओ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अच्छा, बार बार विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखना बड़ा वो एजिटेशन टाइप का होता है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू ओ आप हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंपल, क्योंकि वो तो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन का कंसेप्ट क्या है वो बखूबी सारे लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ जब वेक्टर में किसी एक पॉइंट से जब एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो हो जाता है। बाकी जैसे अभी हमें पोजीशन वेक्टर ए का लिखना है तो मतलब क्या हो जाएगा ओ ए, ओ इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ओ एल लिख दूँ तो फिर क्या होगा, बाई दिस कंसेप्ट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर। अब तो बात क्लियर हो गई होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल। अच्छा वो तो पता है, ओ दिस इज द फिक्स्ड ईयर, हो गई। विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ मत लिखिए, बस सिर्फ लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल, हो गई बात है। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया पोजीशन वेक्टर का। अब पोजीशन वेक्टर के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं कि पोजीशन वेक्टर से हम कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व करेंगे, क्या क्या हम नए नए चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं या किन किन चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बातें करने जा रहे हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। जैसे अगर ओ ए इज इक्वल टू मैं ए लिखूँ तो अब तो बिल्कुल पता हो गया होगा क्या है। ओ बी इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ बी लिखूँ, लेट कर लूँ, तो फिर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल मैं लिख दे रहा हूँ। ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं। ये क्या है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, हो गई बात। अच्छा वेक्टर अगर एडिशन की बात अगर हम आए तो देखा जाए यहाँ ओ ए प्लस ए बी को मैं क्या लिखूँगा, हमने बताया भी था कि जब भी हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं, जैसे हमने ओ ए लिखा, तो जब भी अगर वेक्टर ऐड करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग आप जैसे ओ ए लिखा है तब ओ ए में वेक्टर ऐड तभी होगा जब उसकी स्टार्टिंग ए से होगी। अगर इसकी स्टार्टिंग ए से नहीं है तो वेक्टर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी वेक्टर ऐड करना हो ना तो फिर ये इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ओ ए प्लस ए बी क्या होगा, हमने बताया था कि फिर ये ए मिल के कैंसिल हो जाएंगे, दिस रिजल्ट इज ओ बी हियर। अच्छा अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ से वेक्टर ए बी मैं निकालूँ तो ओ बी माइनस ओ ए हो गया। अच्छा ओ बी माइनस ओ ए मतलब ओ बी हमारा बी है, दिस एंड दिस इज़ द वेक्टर ए हो गया हमारा ए बी, राइट। यानी जो ए बी हमने जो वेक्टर निकाला वो हो गया बी माइनस ए, और बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हो गई बात है। तो बी माइनस ए दिस इज़ द वेक्टर ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको हम पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, या एक यूं कंसेप्ट हो गया हमारा यहाँ से कि अब एक हम उसको रिजल्ट नाम दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लिसनर इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ जो नोट रहेगी ना इसी के सहारे हम आगे की चीज़ों को डेवलप करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो रिजल्ट ये है कि अगर कोई वेक्टर ए बी लिखा है और आप उसको पोजीशन वेक्टर में लिखने जा रहे हैं तो क्या करिए, ओ लिखिए, इसका जो एंड पॉइंट पहले लिखिए ओ बी माइनस उसके बाद ओ ए करिए, ये कंसेप्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर पी क्यू लिखा है और वो आपसे चाह रहा है कि पोजीशन वेक्टर के टर्म से में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, यूजिंग दिस कंसेप्ट ओ क्यू माइनस ओ पी दिस। मान लीजिए अगर एलियम वेक्टर है, इसको मुझे पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बात तो समझ में आ गई होगी। तो क्या लिखना चाहिए भाई, हमें लिखना चाहिए वेक्टर ओ एम माइनस वेक्टर ओ एल। अच्छा ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ जो निकली है दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर्स। जो हमारे ट्रायंगल लॉ जो एडिशन ऑफ द दो वेक्टर्स हैं उससे हमने लिखा है कि अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका हम सम कैसे निकालते हैं। तो जनरली लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन ऑफ वेक्टर, इसके पहले हम लोगों ने देखा वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, एक ही बात है। तो और हमने कहा था कि ट्रायंगल लॉ जो एडिशन है उसका धड़ल्ले से यूज करेंगे, तो यूजिंग दिस कंसेप्ट, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। जैसे अगर इसका अगर फिगर अगर ड्रा करना चाहें तो कैसे होगा, जैसे ओ ए हो गया, ये ओ ए हो गया, फिर उसके बाद ये बी, दिस वेक्टर ओ ए पता है, वेक्टर ओ बी पता है, तो ए बी वेक्टर मैं निकाल सकता हूँ। जैसे कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी यू, ये बात भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये लिखना है अगर तो बस केवल रूल पता होना चाहिए। जैसे हमने ओ ए लिखा,
अब जब प्लस लिखेंगे तो क्या हमने रूल बताया था, क्या रूल हमने डेवलप किया था, वो ये किया था कि जब भी आप वेक्टर यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ ए होना चाहिए। अगर ए यहाँ नहीं है तो आप जोड़ के हम लिख नहीं सकते हैं, तो ए हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ जो भी लिखना है लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बी यूज किया है तो बी लिख दीजिए। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ, सिंपली ये समझाने का जो हमारा मतलब था वो ये था कि हम वेक्टर्स को पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट क्या है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके सहारे से कुछ जो बड़े मार्वलस रिजल्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको हम प्रूफ करेंगे। अब बारी बारी से उन चीज़ों को जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, तो इसका इम्पॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन वेक्टर हम बहुत सारी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। या यूँ कहें कि दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर जब हमने डिफाइन कर लिया तो फिर उस डिफिनीशंस के सहारे बहुत चीज़ों को हम प्रूव करेंगे, या जो मैं अनसुलझे रहस्यों की जो मैं बात कर रहा था उसको बड़ा हम ईजी वे में जो है टैकल कर सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ यहाँ ये है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शंस फार्मूला पढ़े रहते हैं कि अगर कोई आपकी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, मतलब लाइन सेगमेंट अगर दी हुई है और उसके बीच कोई पॉइंट उस लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है, तो हम लोग उस रिजल्ट को कैसे लिखते थे, याद है कि वो अगर एम एन रेशियो में डिवाइड करता था तो एम एक्स प्लस एन वाई अपान एम प्लस एन होता था, वो जो सेक्शंस फार्मूला था। अब उस सेक्शंस फार्मूला को हम लोग भाई विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर उस चीज़ को हम बड़ा इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो एक हम फार्मूला की प्रूफ करने जा रहे हैं ताकि हम इस पोजीशन वेक्टर्स का जो हम लोगों ने चीज़ों को डेवलप किया है उसके इम्पॉर्टेंस को दिखा सकें। तो सेक्शन फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला में क्या है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, जैसे एक कोई मेरे पास यहाँ लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है, और ये पॉइंट जो सी है ए बी को इंटरनली जो है वो डिवाइड करता है। लेट पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशियो ये है। तो हम लोग इसमें सेक्शंस फार्मूला क्या निकालने जाते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता हो तो इसके अंदर या बाहर अगर कोई पॉइंट सी किसी रेशियो में डिवाइड करता हो तो उस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ यूज है। तो जैसे अगर हमें ये पता हो कि इफ़ ओ ए इज इक्वल टू ए हो दिस एंड ओ बी इज इक्वल टू बी हो, मीनिंग क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन। अगर किसी भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो उसके बीच में कोई भी पॉइंट अगर उसको इंटरनली डिवाइड करता हो या बाहर भी हो एक्सटर्नली डिवाइड करता हो तो उस जो भी पॉइंट लाइन को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। देखा जाए कैसे निकालते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और बड़ा एक खूबसूरत हमारा एप्लीकेशन भी है पोजीशन वेक्टर का। और हमने कहा भी था पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते वक्त कि उससे हम बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये ओ ए पता है, ओ बी पता है, और गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए सी अपान सी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। एम और एन रेशियो में डिवाइड करता है तो डेफिनेटली हम ए सी को निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन सी बी। ये हो गया हमारा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हम कोई फिक्स्ड पॉइंट ओ ले लेते हैं कहीं भी। ये पॉइंट सी है दिस, अच्छा ओ ए पता है दिस ओ ए, ये वेक्टर ए है,
ओ बी गिवन है, ए बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए बी गिवन है, मुझे ओ सी निकालना है। हमारा जो टारगेट है, व्हाट इज़ द टारगेट, माई टारगेट इज ओ सी ये फाइंड करना है। ये पोजीशन वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा इफ़ ए और बी का अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब यहाँ हमने एक चीज़, दिस इज द गिवन हियर ए सी अपान सी बी, तो हमने ए सी की वैल्यू निकाली, ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन सी बी। अब अगर हम वेक्टर ए सी लिखें तो एम बाई एन सी बी। और एक चीज़ यहाँ हम बताना चाहेंगे, लिसनर उस चीज़ को बड़ा सीरियसली ध्यान दें, जैसे ए सी अपान सी बी हमने एम बाई एन लिखा है, तो हाँ ए सी अपान बी सी भी कोई स्टूडेंट यूँ भी लिख सकता है। जैसे ये चीज़ देखी जाए, वह ए सी अपान, कहाँ स्टूडेंट जनरली इस फार्मूले के प्रूफ में गलती कर जाते हैं, या जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो जब क्वेश्चंस कुछ टेक्निकल बनते हैं तो कहाँ वेक्टर लिखते वक्त गलती करते हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। और जो वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहा है प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें, ताकि फर्दर अवे वो इस प्रॉब्लम में न फंसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना वो भारी पड़ जाता है क्वेश्चन लगाते वक्त। तो उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि फर्दर अवे प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने ना हो। जैसे ए सी अपान मैं बी सी भी तो लिख सकता हूँ, ए भी तो एम बाई एन है, वही रेशियो का है कि पॉइंट सी जो ए बी को इंटरनली एम एन रेशियो में बाइसेक्ट करता है, तो ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन बी सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज क्या, मैं वेक्टर ए सी इज इक्वल टू, अच्छा एम बाई एन तो लिखेंगे नहीं वेक्टर, क्योंकि ये तो रेशियो है, बी सी क्योंकि इवरी लाइन जो मेरा जो वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशंस होगा, दिस इज द वाई लाइन सेगमेंट, तो ए सी इज अ लाइन सेगमेंट, एम इज ए नॉट ए लाइन सेगमेंट, एन इज ए नॉट ए लाइन सेगमेंट, दिस इज द रेशियो, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ए सी बी सी भी स्केलर, बट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट अगर है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन देना है, व्हाट इज द डायरेक्शन, हो गया मेरा दिस इज द वेक्टर। वेक्टर का तो कंसेप्ट यही है कि एवरी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि जो कोई भी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन देना, दिस इज रिप्रेजेंट द वेक्टर हियर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यूँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट सॉरी दिस इज द ये भाई कंसेप्ट को गलती लिख रहा है। क्यों लिख रहा है कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, हम लोगों ने डिफिनीशन दी थी कि दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों के डायरेक्शंस हमारे क्या हों, सेम हों, और साथ साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, ये तो हमारा इक्वल बना है, हम लिख सकते हैं इक्वल। लेकिन वेक्टर के सेंस में अगर मुझे इक्वल लिखना है तो फिर डायरेक्शन भी एक होना चाहिए। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन बी सी तो हो गया, बट अगर मैं यहाँ वेक्टर साइन जब आप लगाएं ना, थोड़ा उसको रुक जाए, कुछ टाइम तक आप रुकिए, पहले जज करिए तब लिखिए। क्या जजमेंट करना है, किस रूल पे आपको वर्क करना है। रूल ये है कि ये देखिए कि जो वेक्टर्स आप तीर लगाने जा रहे हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है या नहीं। अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा बट डायरेक्शन नेवर इक्वल। लेकिन वेक्टर इक्वल तभी होता है जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं। तो मैग्नीट्यूड सेम देख करके आप एरो मत लगा दीजिए। अगर ये एरो लगा देंगे तो आप गलती कर जाएंगे, और जनरली बिगिनर स्टूडेंट या जल्दीबाजी में ये गलती हो जाती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये लिखते हैं तो ये गलत हो गया। क्यों भाई, फिगर आ जाइए, ए सी का तो डायरेक्शन ये हो गया, राइट, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बट बी सी जो हो गया ए सी के ठीक अपोजिट हो गया, तो फिर दिस इज अ रॉन्ग ईयर। तो जब भी आप लिखेंगे ना तो फिर सी बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सी बी का जो डायरेक्शन है और ए सी का डायरेक्शन है वो एक ही है। तो ये ए सी और बी सी ये इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन बी सी। अब वेक्टर इक्वल तभी होगा जब डायरेक्शन सेम हो जाए। तो ए सी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन बी सी का होना चाहिए। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं, बी सी का डायरेक्शन तो इसके अपोजिट है, दिस इज द रॉन्ग। तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप वेक्टर, जैसे ये क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इक्वल दी हुई है, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ रुक जाइए। रुक के क्या देखेंगे, दोनों का डायरेक्शन एक है या नहीं। अगर एक नहीं है तो दोनों का डायरेक्शन एक करिए, तभी वेक्टर साइन इक्वल लिख सकते हैं। अगर एक नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। स्केलर तो इक्वल होगा बट वेक्टर इक्वल नहीं होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है तो फिर वो गलत है, नहीं लिखना है, इसीलिए उसको ऐसे लिखना है। देखिए ये तो ठीक है, ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन सी बी। यार बी सी बात एक है, लेकिन जब वेक्टर लिखेंगे तो ए सी के डायरेक्शन में ही बी सी को मुझे लिखना होगा, तो फिर बी सी को लिखना होगा तो मुझे सी बी लिखना होगा। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में देना है। तो हमारे पास एक ये आ गया यहाँ से कि ए सी, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू एम बाई एन वेक्टर सी बी। अब फिर यूज द ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ओ ए सी। चलिए यूज करिए, क्या लिखेंगे, तो ओ ए अगर लिखा तो प्लस, अच्छा ओ ए सी की बात करनी है तो ए लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब ये मेरा ओ सी हो जाएगा। वैल्यू लिख दिया जाए, ओ ए क्या है, दिस इज द वेक्टर ए,
अच्छा ए सी क्या है, ए सी अभी हमने निकाला है, दिस इज द ए सी हियर, एम बाई एन, दिस इज द सी बी, और ओ सी को मुझे फाइंड ही करना है, ये हो गया। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। फ्रॉम ट्रायंगल और इन ट्रायंगल ओ सी बी, इस ट्रायंगल में देखिए कैसे लिखेंगे, अगर मैं लिखूं यहाँ ओ बी तो प्लस क्या लिखेंगे, कुछ भी, ओ सी बी में आप लिखना है तो वेक्टर एडिशन चलाइए, कैसे चलाएंगे, ओ बी प्लस जब करेंगे तो बी लिखेंगे, सी है तो सी बचा, सी कर दीजिए, बी भी कैंसिल हो गया, ओ सी हो गया। अच्छा कोई स्टूडेंट इसको यूं भी लिख सकता है, व्हाट, ओ सी लिख दिया, इस ओ सी बी में लिखना, ओ सी अगर लिखा तो उसके बाद सी बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐड होने के लिए उन्हें टेक्निक बताई थी कि ये सेम होना चाहिए, फिर जो बचता है हटा दीजिए, सी हट गया, ओ बी हो गया, ये स्टूडेंट भी लिख सकता है। अच्छा कोई सी बी से बात शुरू कर सकता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट सी बी से जोड़ना चाह रहा है तो सी बी लिखेगा, अब प्लस जब लिखेगा तो उसको बी लिखना पड़ेगा, तो सी बी यू में देख लीजिए वो सी बी लिख ही चुका है, बी से शुरू करना है तो क्या बचेगा, फिर बी यू को लिखना पड़ेगा, दिस बी बी हट गया, क्या हो गया, सी ओ हो गया, ये मेरी बात हो गई। तो इनमें से वो किसी चीज़ का यूज करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात सब एक ही होगी, फाइनली रिजल्ट एक ही आएगा। तो ओ बी क्या है, बी गिवन है, प्लस बी सी ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, सॉरी ये सी ओ हो जाएगा ना, दिस इज द सी ओ, या उसी फार्म में लिखें तो अच्छा रहेगा, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऐसे भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा हम उसको सिंप्लिसिटी में ही लिखने जा रहे हैं, मतलब सी बी हम यूज करने जा रहे हैं बस, और कोई मतलब हमारा नहीं है। तो सी बी, क्योंकि यहाँ सी बी है ना, तो यहाँ सी बी में लाना चाह रहा हूँ बस, वैसे भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रिजल्ट यूज करना पड़ जाएगा, और चूंकि अभी वो एक्स्ट्रा रिजल्ट हमने पढ़ाया नहीं है इसलिए उस चीज़ को मैं यहाँ लिखने नहीं जा रहा हूँ, उसको जो मैं अभी डिस्कस करूँगा तो वैसे भी हम लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया सी बी प्लस, अब बी ओ लिखना पड़ेगा, चलिए बात तो वही आ गई, और सी ओ हो गया, वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जिस लफड़े से बचना चाह रहे थे वही लफड़ा आ गया, वही आ गया, चलिए वही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसके पे वर्क करना पड़ेगा, तो भी मैं समझा दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ओ सी प्लस सी बी जोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा बी ओ। क्या था यहाँ, मैं किस चीज़ से इस चीज़ को नहीं लिखना चाह रहा था, बट वो मजबूरी में वो चीज़ आ ही रही थी, तो फिर क्या है देखिए, अगर यहाँ कोई वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ए गिवन है तो ए ओ क्या होगा, ओ ए और ए ओ का तो मैग्नीट्यूड एक ही है, तो फिर तो मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस हो जाता है, इसी चीज़ से मैं बचना चाह रहा था, लेकिन यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं। एक चीज़ आप ध्यान रख लें कि अगर ए बी लिखा है तो इज इक्वल टू माइनस बी ए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे देखा जाए यहाँ बता दें, अब ए बी आपने लिखा दिस, और प्लस अगर आपने वेक्टर बी ए लिखा तो ये ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ए बी और बी ए, दिस इज व्हाट, ऐड करिए यहाँ बी बी बताए थे, हट जाएगा, वेक्टर ए बचेगा, और वेक्टर ए मतलब क्या कर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह आ जाए तो वो हमारा जीरो वेक्टर का कंसेप्ट होता है, तो दिस इज योर जीरो वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस जो बी ए आया वो जीरो वेक्टर हो गया, या ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। अगर ए बी है तो उसको माइनस बी ए मैं लिख सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, चलिए अब उसी चीज़ को हम यहाँ यूज कर लें, जिस चीज़ से मैं बच रहा था वो यहाँ आ गया, तो ठीक है, उस बात को हमने यहाँ क्लियर कर दिया। तो ओ सी प्लस सी बी है, अब यहाँ क्या है, बी ओ लिखा है ना, तो मैं माइनस ओ बी लिखूँगा, ये बात हो गई। ओ सी मुझे पता करना है, अच्छा सी बी को यहाँ से पिकअप कर लिया जाए, या सी बी यहाँ से निकाल लेते हैं, तो सी बी इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया माइनस ओ बी और माइनस ओ सी, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करना है कि सी बी की ये जो वैल्यू 2 से है उठा करके 1 में लिख दिया जाए, तो यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या आएगा, तो उस चीज़ को अब हम लिखें, यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग 2 in 1, 2 in 1 है ये, चलिए 3 in 1 नहीं है, यूजिंग 2 in 1, मतलब कि सी बी की जो वैल्यू है मैं उठा के यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो ये हो गया वेक्टर ए दिस प्लस एम बाई एन
सी बी की वैल्यू यहाँ है, लिख दीजिए क्या है, माइनस ओ बी और माइनस ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी। अब ये हो गया वेक्टर ए प्लस एम बाई एन, ओ बी का मतलब हुआ माइनस बी, तो ये माइनस बी हो गया दिस। नहीं सॉरी, ओ बी इज इक्वल टू तो बी है ना, दिस इज द ओ बी। चलिए दिस इज द ओ बी है तो माइनस ओ बी माइनस बी हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ओ सी प्लस एम बाई एन ओ सी, ये हो गया। ठीक है, ओ सी प्लस सी बी कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, था देख लिया जाए एक बार। ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ओ ए है, और ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, वहाँ भी ए सी इज इक्वल टू सी बी का कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है, दिस एम बाई एन एंड ओ सी, ये 1 हो गया। इन ट्रायंगल ओ सी बी में अगर हम लोग जोड़ें तो ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू, सी सी कैंसिल हो गया, अच्छा ओ बी सॉरी, दिस इज द मिस्टेक हियर ना, ओ सी प्लस सी बी, सी सी हटेगा तो यहाँ वेक्टर ओ बी बचेगा, ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा। अब यही सब चीज़ें सीलिंग मिस्टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ये। तो ये हमारा हो गया ओ बी, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अगर इसको सॉल्व करें तो एन ए प्लस एम बी अपान एन इज इक्वल टू ओ सी, अगर मैं बाहर कर लूँ वेक्टर तो ये हो गया एन प्लस एम अपान एन, ये एन कैंसिल, तो वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी अपान वाट एम प्लस एन। ये फार्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अच्छा, याद करने का ट्रिक वही है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था। ये हमारा ए सी और एम एन, ये एम था और एन था, तो लिखते कैसे हैं, अगर रेशियो एम एन है तो सीधे आ जाइए एन का इसे मल्टीप्लाई करिए, एन ए प्लस एम बी अपान एम प्लस एन। अच्छा, अगर सी अगर बाहर होता है तो फिर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी सेम चीज़ वही रहती है। और भी द सेम टेक्निक उस चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा है कि इससे एक रिजल्ट निकल जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर एम इज इक्वल टू एन हो जाए, मतलब पॉइंट सी कहाँ हो, यानी सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब अगर वो मिड पॉइंट पे हो जाए, मतलब क्या करता हो, उसको बाइसेक्ट करता हो, बाइसेक्टर हो, समद्विभाजित करता हो, मध्य बिंदु हो जाए पॉइंट सी, तो फिर ओ सी क्या होगा, देख लिया जाए यहाँ से। ये इस फार्मूले का भी हम लोग यूज करते हैं, पूछा भी जाता है। तो वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू एम जहाँ है वहाँ एन लिख दीजिए, तो ये हो गया एन ए प्लस एन बी अपान एन प्लस एन, एन कामन कर लें तो वेक्टर ए प्लस बी अपान 2n, ये एन कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बाई 2 हो गया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ जाता है कि वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। अच्छा, ये रिजल्ट क्या है, तो डिस्कस करते हैं हल्का सा। रिजल्ट ये है कि अगर किसी पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर ए और बी दिया हो, तो ए बी का अगर मिड पॉइंट कोई सी हो तो उसका पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर अपान 2 होता है। दिस इज द फार्मूला ये, कि अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उसके किसी उस जो लाइन बनेगी, लाइन के जो मिड पॉइंट का हम जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, दोनों पोजीशन वेक्टरों का सम बाई 2 करते हैं, तो एक मेरा फार्मूला हो जाता है। और इस रिजल्ट का भी हम लोग सेवरल यूज करेंगे जब आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पोजीशन वेक्टर था और पोजीशन वेक्टर से हमने जो कुछ रिजल्ट निकाला वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, उसका हम जवाब देंगे। अच्छा, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी नई नई चीज़ें आपको मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।